हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ पे प्यारे बच्चों लेके आए हैं क्लास 10th, क्लास 12th और 10th का तो लेके आ रहे हैं, लेकिन क्लास 12th हिंदी का जो मॉडल पेपर है, जो आपको मैंने मॉडल पेपर बताया था, उसका प्यारे बच्चों पूरा पूरा हल लेके आए हैं। क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्लीज़ हिंदी के जो मॉडल पेपर का हल है उसको भी आप करा दीजिए तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो मैं प्यारे बच्चों अब आपका हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसको भी सोच रहा हूँ पूरा पूरा करवाने के लिए। इससे आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, इससे ये रहेगा कि आप लोग अपना पूरा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। और कहीं पे कोई डाउट आएगा तो आप बस फटाक से कमेंट कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देंगे। और आज आपको पूरे मॉडल पेपर का हल देंगे। इसमें जो कुछ है मैंने अपने सॉल्व किया है हाथों से, उसका मैं मॉडल पेपर का हल पूरा प्यारे बच्चों करवा ही दूंगा, ठीक है ना। और आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम को लेकर बिल्कुल भी आपके मन में कोई भी टेंशन लेना नहीं है। मैं पूरा पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको एग्जाम को लेके बिल्कुल किसी चीज़ की लेकर टेंशन बिल्कुल भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो ये 100 अंक का है ना, 100 में 100 पूरा करवाऊंगा, 100 में 100 पूरा करवाऊंगा। इसका जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो बोर्ड में प्यारे बच्चों आपको पता होगा यूपी बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय मिलेगा। 15 मिनट आराम से प्रश्न पत्र को पढ़िए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। और इसमें 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख रहेंगे। तो कुछ बहुविकल्पी गद्यांश और लास्ट के जो है उसका मैं आपको हल करवा दूंगा। जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो आपको दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टारगेट है 1K लाइक का, 1K लाइक का प्यारे बच्चों टारगेट है कि 1000 लाइक आप करवा ही देंगे। तो प्लीज़ 1K लाइक आप करवा दीजिए। तो यहाँ प्यारे बच्चों मॉडल पेपर का पूरा मैंने हल लेके आया हूँ, देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ पे बहुविकल्पी ढेर सारा लेके आए हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड 2022 होने वाला है इसमें आपका 20 बहुविकल्पी रहेगा, ठीक है ना। याद रखना इस बार कुल मिला के 20 अंक का आपका बहुविकल्पी आएगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर में। तो यानी पूरा कितना रहेगा, 20 बहुविकल्पी रहने वाले हैं इस बार के बारे में बता रहे हैं। पिछली बार आपका बस केवल 5 रहते थे बहुविकल्पी, लेकिन इस बार पूरा पूरा 20 अंक आपका बहुविकल्पी का रहेगा, यानी 20 आपको बहुविकल्पी याद करना है। क्लियर है ना। तो मेरे साथ प्रश्न आंसर दोनों याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका आने वाला नहीं है। जो भी प्रश्न रहेगा प्यारे बच्चों यहीं से प्रश्न रहेगा और यहीं से बन के आपके पेपर में आएगा। क्लियर है। प्रश्न क्या है, हरखू क्या है प्यारे बच्चों, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। जो हरखू है यह एक क्या है, यह एक पात्र है। यह क्या है, हरखू एक पात्र है। लेकिन कौन सी कहानी है जिसमें हरखू पात्र बना था। पात्र मतलब किसी चीज को निभाना। जैसे कि अगर आपके यहाँ गांव में रामलीला होती है तो उसमें पात्र बनते हैं ना, कोई दशरथ बनता है, कोई राम बनते हैं, वो जो बन रहे हैं वही पात्र हैं। क्या है, पात्र हैं, ठीक है ना। तो जो हरखू पात्र हैं वो किस कहानी संबंधित है, तो बलिदान। बलिदान में जो थे वो कौन थे, हरखू एक पात्र थे। तो बलिदान में कौन थे, हरखू एक पात्र थे। मेरे साथ याद रखेंगे, हरखू पात्र किस कहानी संबंधित है, तो हरखू जो पात्र है वो बलिदान की कहानी संबंधित है। यानी कि बलिदान एक कहानी है जिसमें जिसमें हरखू ने वहां पर एक नाटक किया था। जो नाटक करते हैं उसी को क्या कहते हैं, पात्र कहते हैं। किसी चीज को प्रैक्टिकली समझिए तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है। यानी जो श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है, वहां पे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में, लेकिन मैं यहाँ पे केवल एक ऑप्शन दूंगा, ठीक है ना। आंसर करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। जो आपके लिए महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को मैं आपको प्यारे बच्चों पढ़ाऊंगा। तो श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार गोसाई विट्ठल नाथ जी हैं। श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार गोसाई विट्ठल नाथ जी हैं।
तो गोसाई विट्ठल नाथ जी कौन है? श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार कौन है? गोसाई विट्ठल नाथ जी हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। जो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक प्यारे बच्चों सरदार पूर्ण सिंह हैं। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है? तो सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक सीधा आपको बता देना है सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह जी कौन है? सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन? मेरे साथ बोलिए, सरदार पूर्ण सिंह। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन? सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। जो भाषा योग वशिष्ठ है उसके लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजन जो है यह भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। आपके बोर्ड में 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा राम प्रसाद निरंजन कौन है? तो राम प्रसाद निरंजन जो है प्यारे बच्चों यह कौन है? यह है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजन जी हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट आ रहा है तो बस एक कमेंट कर देंगे, ठीक है ना। आपको एक क्या कर देना है? प्यारा सा कमेंट कर देना है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करके रख लेना है। क्या रख लेना है? चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मैला आंचल उपन्यास किसका है? जो मैला आंचल है यह उपन्यास किसका है? तो मैला आंचल जो उपन्यास है यह है प्यारे बच्चों फणविश्वर नाथ रेणु का। क्या है? जो मैला आंचल उपन्यास है किसका है? फणविश्वर नाथ रेणु जी का जो मैला आंचल उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता, जो हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य है किसको माना जाता है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज रासो है यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि किसके हैं? तो प्रकृति के हैं। जो सुमित्रानंदन पंत हैं वो सुकुमार कवि किसके हैं? प्रकृति के हैं। सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि किसके हैं? मेरे साथ बोलिए, प्रकृति के हैं। किसके हैं? प्रकृति के हैं। अगला प्रश्न है, गीत संकलन परिजात किसकी कृति है? तो गीत संकलन परिजात किसकी कृति है? गीत संकलन परिजात जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। गीत संकलन परिजात किसकी कृति है? गीत संकलन परिजात किसकी कृति है? गीत संकलन परिजात जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। कौन सी कृति है प्यारे बच्चों? गीत संकलन परिजात। अब हमने प्यारे बच्चों लगभग 10 बहुविकल्पी 10 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देख ही लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग गद्यांश देखेंगे। आपको पता होगा गद्यांश आपका प्यारे बच्चों 10 अंकों का आता है। कम से कम 10 अंकों का प्यारे बच्चों आपका गद्यांश पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो देखेंगे तो गारंटी दे रहे हैं कि आपको अच्छा खासा अंक प्यारे बच्चों मिलेगा। इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आपको पढ़ना है, आपको बस पढ़ना है, मेहनत करना है। कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और आपको कुछ करने की प्यारे बच्चों ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों दिए गए पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसका क्या देना है? हमें उत्तर देना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों गद्यांश क्या है? सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। गद्यांश क्या है? यहाँ पे गद्यांश है, भारत स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। जो भारत है यह संस्कृति का क्या है? एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। यानी जो संस्कृत की अगर गति देखें तो उसकी जो गति होती है विज्ञान की प्रगति के साथ क्या होती है? जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई
संस्कृत हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है। नए शब्दों की खोज की क्या है प्यारे बच्चों, महती बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ से क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्न बनेगा। सबसे पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि ये जो गद्यांश है, आपको प्यारे बच्चों गद्यांश दिया रहेगा। अब इस गद्यांश का सबसे पहले संदर्भ लिखना रहेगा। अब ये कहाँ से लिया गया है, तो इसमें कोई न कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी आपको मिलेगी जो आप पता लगा सकते हैं कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। यही सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क होता है। तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे, यदि एक बार पढ़े रहेंगे तो एक चीज़ कॉमन होती है। वो क्या कॉमन है यहाँ पे, भाषा। देखिएगा यहाँ पे एक चीज कॉमन आई है, वो क्या मिली यहाँ पे, भाषा। भाषा आई है कि नहीं, यहाँ पे भाषा आई है कि नहीं, तो भाषा आई है यानी कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस निबंध से लिया गया है, भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से लिया गया है। क्योंकि एक कोई न कोई एक चीज कॉमन मिलेगी। संस्कृत भी एक क्या है, भाषा ही है। संस्कृत भले ही भाषा है कि नहीं, संस्कृत बोली भी जाती है, बहुत लोग संस्कृत बोलते हैं। यह एक आप कह सकते हैं सब्जेक्ट भी है, लेकिन एक संस्कृत भाषा भी है। हाँ, और संस्कृत जब भाषा यहाँ पे समझ आया तो भाषा और आधुनिकता नामक निबंध है। और यह निबंध किसका है, प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी का है। प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जो है प्यारे बच्चों, यह हमारा क्या है, निबंध है। तो इसका गद्यांश क्या हो जाएगा, गद्यांश आप देख लीजिए, गद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से उद्धृत है, या फिर भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है। आगे प्यारे बच्चों प्रश्न है यहाँ पे, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति जो है वो विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो मैंने यहाँ पे बताया प्यारे बच्चों, संस्कृत परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, और इसकी ही गति जो है विज्ञान की प्रगति से जोड़ी जाती है। अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत यहाँ पे भाषा संस्कृति की परंपरा से निश्रित होने के बावजूद भी विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती। बस अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न और आंसर हम डायरेक्ट आपको करेंगे। उपयुक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संस्कृति के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों इन्होंने प्रश्न पूछा है, भाषा किसका अभिन्न अंग है और क्यों। जो भाषा है वो किसका अभिन्न अंग है, तो भारत। यहाँ प्यारे बच्चों मिस्टेक है, यहाँ पे भाषा ना होके क्या रहेगा, भारत रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या रहेगा, भारत रहेगा, मिस्टेक हो गया है। तो भारत किसका अभिन्न अंग है और क्यों, तो भाषा प्यारे बच्चों स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। आगे ही मैंने करवाया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, भारत संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। ठीक है ना, भारत और भाषा दोनों एक, या फिर भारत दे सकता है या फिर भारत और भाषा दे दे, मतलब दोनों में से कोई एक दे देगा, उसका कोई डाउट नहीं लेना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्यारे बच्चों पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित किसने है, तो देख लें, दो रेखांकित किए गए हैं। एक यहाँ से है, भारत स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, यहाँ से लेकर गतिशील है, और दूसरा है वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव को लेकर प्यारे बच्चों पर्याप्त नहीं है। तो सबसे पहला वाला रेखांकित देखेंगे, लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, या फिर जो भारत है यह एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होती है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती है, इसलिए संस्कृति एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति क्या है, गतिशील है। दूसरा वाला प्यारे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगा, आज जिस तरह से नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, जिसके कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचल को शाब्दिक रूप देने के लिए परंपरागत भाषा का प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे है, उद्भूत और परंपरा का अर्थ लिखिए। तो उद्भूत का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना,
और परंपरागत का अर्थ होता है परंपरा से चली आ रही। अगला है संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, मुख्य विशेषताएं हैं, क्या क्या क्या। पहले तो ये परिवर्तनशील है और क्या है, गतिशील है। यह दोनों क्या प्यारे बच्चों, संस्कृति की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है। तो नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है, तो नए शब्दों की खोज प्यारे बच्चों भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आपका आता है पत्र लेखन। अब आपका क्या आता है, पत्र लेखन आता है प्यारे बच्चों। पत्र लेखन से प्रश्न जो कि आपका 10 अंकों का आएगा। तो यह तो पत्र लेखन आप कर ही लेंगे, इसमें मैंने ढेर सारे पत्र लेखन आपको करा भी दिए हैं। तो पत्र लेखन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी इंटर कॉलेज के प्रबंधक का नाम लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ये प्यारे बच्चों आप कर ही लेंगे। और निबंध जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने 2 निबंधों को जोड़ा है, इसको आपको करना है। वनों का महत्व और आरक्षण गुण और दोष पर प्यारे बच्चों आपको निबंध लिखना है। तो यह क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर का प्यारे बच्चों सोल्यूशन है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। यदि बोर्ड परीक्षा 2022 आप दे रहे हैं तो प्यारे बच्चों इसको आपको पूरा हल करना है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।